बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 1 है। सो आप सबसे पहले इसके समझो कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस हम देखते हैं पहले कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं इसके साथ, कि इनको स्टार्ट करने से पहले या जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा हूँ। सो सबसे पहले आप ये एज्यूम करो कि मान लो कि एक्स नाम का कोई एक एलिमेंट है। मान लेते हैं कि एक्स नाम का कोई एलिमेंट है जिसके उस पर में ए लिखा है, नीचे लिखा है जेड। ऑलरेडी सबको मे बी आप लोग को पता होगा कि ये ए फॉर एटॉमिक मास है, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है। ठीक है, एज पर एग्जांपल हम मान सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 ऊपर में 16। इट मीन्स नीचे वाला जो है वो जेड है, ऊपर वाला कौन है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में समझने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको समझना है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये एक्स नाम का एक एलिमेंट आपको बताया, जिसमें कि एक्स एलिमेंट है, ऊपर में ए एटॉमिक मास है, नीचे में ए एटॉमिक नंबर है, ए और जेड से रिप्रेजेंटेशन है इनका। तो सबसे पहले इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मे बी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा इसके बारे में। ए इक्वल टू पी प्लस एन। ए एज वी ऑल नो एटॉमिक मास, पी हुआ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन जो हुआ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, देन हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इज इक्वल टू होता है जेड के। जेड क्या था, एटॉमिक नंबर था। एंड एक और चीज़ के साथ साथ हमको पता है क्या, नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये का एक छोटा सा कंडीशन है कि व्हेन एनी एलिमेंट इज इन न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल पोजीशंस पे है, देन हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं एज ए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के या एटॉमिक नंबर के, दोनों के बराबर होता है। एग्जाम्पल से हम इसको और ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, ज़्यादा ईजी नज़र आएगा। ऑक्सीजन 8 है, ऊपर में 16 है। इट मीन्स अगर ए बराबर पी प्लस एन लगाया जाए तो ए यानी कितना होगा यहाँ पे 16, पी जो कि ऑलरेडी जेड के बराबर है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ होगा 8। और हमें न्यूट्रॉन को निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी कि न्यूट्रॉन इक्वल टू 8। अब ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ अगर टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पता किया जाए तो कितना होगा, ये जेड के बराबर होता था, तो जेड के बराबर होगा तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसका भी कितना हो जाएगा, जितना कि पी होगा जितना कि जेड होगा जो कह ले, तो यानी कितना होगा, ये 8 होगा। तो ये तो हम समझ रहे हैं इसके, लेकिन जब ये कब, अभी जब ये ऑक्सीजन के न्यूट्रल पोजीशन पर, अभी न्यूट्रल कहने का मतलब क्या होता है सो हम समझते हैं। तो न्यूट्रल को समझने के लिए हम आगे समझते हैं कि न्यूट्रल को हम क्या समझते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं न्यूट्रल के लिए। तो अब ऑक्सीजन एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ट्वाइस माइनस लगाते हैं, तो नीचे का, तो ट्वाइस माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो जब इलेक्ट्रॉन को 2 गेन किया तो अभी हमने पता किया था ए इक्वल टू कितना था 16, जेड इक्वल टू कितना था 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना था 8, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। अब ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है किसके, जेड के कह लो या टोटल नंबर ऑफ पी के। तो ये जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मीन्स ये आयंस के रूप में,
और आयंस जो है वो क्या है, न्यूट्रल पोजीशन तो होता नहीं, क्योंकि चार्जेस के डोनेशन मतलब वो गेन करता है या लॉस करता है चार्ज, ठीक है, चार्ज जनरेशन होता है। सो हम ये बेसिक सी जो बातें समझना चाह रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, सो मैं आपको और अच्छे से क्लियर बताता हूँ। अब ऑक्सीजन को ही फिर से हम देख लेते हैं 8 और 16। अगर हम इसका अफबाउ प्रिंसिपल्स अगर बनाएं, अफबाउ प्रिंसिपल्स और कुछ नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पहले समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, इसका 1s2 2s2 2p6 2 होता है जनरली, लेकिन कितना कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो काउंट करते थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 8 है, यानी कि 2 4 और कितना हो जाएगा ये 2 4 2 1s2 2s2 6 2 8 और 10 हो जाएगा। 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8 नहीं सॉरी ये तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसमें बैक जाते हैं एंड इसको पहले से इरेज करते हैं देन फिर से। सो ऑक्सीजन कितना होगा, 16 और 8 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना लेंगे, 1s2 2s2 2s2 2p 4 और 4 4 16 लेंगे। अब 1s कितना 1s है, फिर 2s2p है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल जो हुआ वो ये दोनों हुआ। तो ये जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक तरह का क्या है, आउटर सेल है या आउटर मोस्ट सेल कह लें, आउटर मोस्ट सेल्स है, ऑर्बिटल्स हैं, है ना। सो इनमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, इस चैप्टर के लिए जहाँ की हम केमिकल बॉन्डिंग में भी हमको पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में जो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही हमें चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे लिए क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाने के काम में आते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, पहला पॉइंट है लिख सकते हो, वी यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which presents in outermost cell called valence electron are used for chemical बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेशन है किनका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें या दो वर्ड की बात करें, इस लाइन में से इतने में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि कहाँ होता है, आउटर मोस्ट सेल में। और ये ही यूज़ होते हैं किसके लिए, केमिकल बॉन्डिंग के। यानी केमिकल बॉन्डिंग अगर करना है तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यूज्ड होते हैं। अगर हम इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरे अभी तक मैं जो भी बातें की हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, बस यही याद रखना है। अगर ये याद रह गया तो बाकी सारे चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि आगे जाके हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, VSEPR, ये वेस्पर थ्योरी करेंगे, तो वहाँ भी ये बहुत काम आने वाला है। इसलिए हमको सबसे फिर से एक बार आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ऑल। सो कि क्या ये हमने क्या किया, जो आउटर मोस्ट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि यही यूज्ड होते हैं किस चीज़ के लिए, केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए, यानी केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए। यानी केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। बस इतना चाहिए, लेट मी वेरी क्लियर, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। बस ये एक पॉइंट, छोटी सी बात है, इसको याद रखिए अच्छे से, और ये अभी हमारे लिए काम आएगा। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं और हम इसके बाद हम थोड़ा सा और, ये सब बेसिक सी चीज़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से आप ये बेस को पहले थोड़े से अच्छे ढंग से समझ लें। एक होता है अफबाउ प्रिंसिपल, ये अगर आप सबने पढ़ा होगा, अभी ये पार्ट था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो वहाँ पे कुछ हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, अफबाउ प्रिंसिपल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, है ना, किसमें, तो 1s 2s 2p में। तो पहले तो हम sp
DNF। एस में कितना इलेक्ट्रॉन फीड करते थे? 2 मैक्सिमम, ये मैक्स की बात कर रहे हैं, मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो 2, इसमें कितना होता है 6, इसमें क्या कहते थे 10, और इसमें कहते थे 14। ये एक मेरा तरीका था, ये हम इतना फैक्स फील करते थे। यहाँ इसको समझने का तरीका ऐसे था, अगर याद होगा किसी को, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, सो NCERT के एक एक लाइंस को थोड़ा सा डील करने में नहीं होता है, कुछ को मकअप करिए, कुछ को याद करके, कुछ को समझ कर अच्छे से, पहले फर्स्ट वन में, बाद में धीरे धीरे अपने आप ये क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ता जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस पर फोकस थोड़ा सा करो सबके साथ। PDF ये एक तरीका है बस फीड करने का। सो मैंने पहले क्या किया, 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स लिखा, उसमें SS मैंने डाल दिया। पहले आ जाए सब सेल जो होता है S, फिर P, फिर D, फिर F, और इसको इस ऑर्डर में सजाया है। जैसे ऊपर से मैंने एक कम कर लिया, नीचे वही सिमिलर पैटर्न पे अभी भी डाला गया, ऊपर से फिर एक कम किया, नीचे से भी कम किया, देन ऑल सेम वे। फिर इसमें एक क्या कीजिए, एक एरो डालो। अब बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में एरो डालो, और ये किया होगा, ये मेरे को इतना कन्फर्म है क्या होगा। सो और मान लो कि यहाँ एक छोटा सा बच्चा है जिसको इस लाइंस के ऊपर ऐसे जाना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ इसके बीच में ब्रिज बनाएगा, ये ऐसे चलकर इस ब्रिज को ऐसे पार करके फिर इस पे आएगा, फिर इसी तरह इसका, यानी पहले के हेड को दूसरे के टेल से क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो एज इट इज़ ऐसे करेंगे तो एक पैटर्न सा बन जाएगा इस तरह से। अब बस इसका पॉइंट मान लो A और इसका पॉइंट मान लो B। अब इसको पकड़ के स्ट्रेट करना हो, इसको एक मान लो कि स्ट्रेट कर दिए पाथ को, इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन कर दिया। तो स्ट्रेट करेंगे तो सबसे पहले क्या समझ में आएगा, सबसे पहले वो बच्चा कहाँ पे जाएगा, 1S पे जाएगा, तो 1S। देन वह कहाँ गया, पीछे से आएगा किस पे, 2S पे आएगा। फिर देन वो पीछे की तरफ जाएगा और कहाँ से आएगा, 2P पे आएगा। फिर देन उसके बाद कहाँ आएगा, 3S पे आएगा। फिर एज इट इज़ वो 3P पे, फिर 4S पे, फिर 3D पे, फिर 4P पे, एज इट इज़ ये वैसे आगे चलता रहेगा। तो मुझे अब इतना दूर नहीं जाना, बस मुझे एक पैटर्न से बना था, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P, ऐसे ऐसे एक पैटर्न की तरह समझा था। ये आगे ऐसे एज इट इज़ काम करेगा, इसको आगे आप लोग कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके एक बार अच्छे से ढंग से धीरे से फिर से रिपीट करके कितनी बार भी हो समझना, एंड देन आगे बढ़ना। सो नेक्स्ट वन इज़, अगर मैं सोचूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको, मैं कहूँ कि सबको 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स के निकालने हो, तो कैसे निकालोगे आप लोग। मान लेता हाइड्रोजन 1, हीलियम के 2, फिर लिथियम के 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9, इसी तरह नियॉन 10। तो हम इसे इसका करेंगे, इसका करेंगे 1s1 1s2, इसका क्या होगा 1s2 2s1, एज इट इज़ वही पीछे वाली बात, 1s 2s 2p 3s 3p 4p 1s 2s 2p 3s 3p 4p 4s 2, अच्छा ऐसे ही एज इट इज़। ये मैं आगे नहीं बढ़ता क्योंकि 10 तक ही तो इतना तक कंप्लीट ही हो जाएगा। 1s2 2s2 2p, ये नहीं, नेक्स्ट वन इज़ 1s2 2s2 2p 1, 1s2 2s2 2p 2, 2 तो 4 2 6, 1s2 2s2 2p 3, 1s2 2s2 2p 4, 1s2 2s2 2p 5, 5 2 7 9, 1s2 2s2 2p 6। सो आप यहाँ देख सकोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इनर सेल का लो या आउटर मोस्ट सेल का, दोनों के दोनों ही एक ही है। और यहाँ पे मैक्स इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। यहाँ देखो ये 1, इसके जितनी इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन ये यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ये सब इनर्ट गैस के पार्ट है। किसके पार्ट है, इनर्ट गैस। तो इनको देखते नहीं, यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो गया। अब ये देखो ये इनर चला गया, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 2s1, यहाँ फिर ऐसे ये सारे के सारे क्या हो गया आउटर मोस्ट सेल। अब ये आउटर मोस्ट सेल क्यों हुए, इसको हम अच्छे से एक ढंग से समझे तो ऐसे कुछ समझ सकते हैं। देखो 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4s 3d। अब
जस्ट लेट मी वेरी क्लियर, ये जो 1s है देखो, एस 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 ये रिपीट हो रहा है, मे बी पी 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 डी डी भी ऐसे रिपीट होगा, लेकिन अब ये समझ के देखो, ये 1s 1 नाम का एक छोटा सा डब्बा है, इसमें एक छोटा सा और छोटा सा एक डब्बा क्या है, एस है। तो ये वंस नाम से जो वो एस जाना जा रहा है, ये क्या रिपीट करेगा, क्या एस रिपीट करेगा, लेकिन ये 1 कभी अब रिपीट करेगा क्या, नहीं। यानी कि ये बिल्कुल इनर है, ये क्या है, इनर मोस्ट सेल है। यानी ये बहुत, ये न्यूक्लियस अगर हम बीच में बनाते हैं तो न्यूक्लियस के बिल्कुल फर्स्ट जो बहुत 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 पास है, फिर ये ऐसे करके आगे बढ़ा है, तो ये इनर मोस्ट सेल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ये भी कभी ना कभी निकलते हैं, इनर भी सेल से भी निकलते हैं, लेकिन ये तब निकलेंगे जब वो डीएनए ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा फर्दर अब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले समझ सकते हैं ये 1s कभी रिपीट करेगा कि नहीं। अब 2s देखते हैं, तो 2s जो है, s तो रिपीट करेगा, 2 क्या रिपीट करेगा, यस करेगा। देखिए 2s 2p, यानी एक डब्बा है जो 2 है नाम का, उसके अंदर छोटा सा s है और फिर कौन है, p नाम का है। यानी कि इस पूरे 2 नंबर वाले डब्बे के ये दोनों ही क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे लिए अगर अगर ये लास्ट वाले पोजीशंस नहीं होते तो ये मेरे लिए क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल दोनों कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सेम एनर्जी के पार्ट है, यानी 2 नंबर ऑर्बिट के पार्ट है, ठीक है। जो कि एलिमेंट सेल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मे भी अगर ध्यान है तो, अगर नहीं ध्यान है तो समझ लीजिए ये रिपीटेड है। फिर आगे जाके अगर हम ध्यान दें तो देखो 3s 3p फिर 3d, ये सब एक ही के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जैसे यहाँ हम जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक तरह से एक्सेप्शनल्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्रोमियम पढ़ेंगे, कोबाल्ट को पढ़ेंगे, कॉपर को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा आगे। लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आउटर, ये सारे के सारे जो एक ही तरह के होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आउटर मोस्ट सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेशन देंगे किसके लिए, क्या करने के लिए, बॉन्डिंग करने में। हमने अभी भी बताया था, क्या लाइन बोला था, याद करो फिर से, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। ये लाइन हमें याद रखना, ये मेरा बेसिक लाइन है, इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हम आगे जाके काम कर सकते हैं इसके लिए। एक एक्सेप्शंस को देखते हैं, अगर क्रोमियम देखा जाए तो क्रोमियम 24 नंबर होता है। हम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब रिपीट करते देखो, 1s कभी नहीं आएगा, 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, 3 के बाद तो वैसा हमेशा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 के बाद तो फिर 3d नहीं होगा। यानी कि ये दोनों जो पार्ट है ये एक तरह से एक्सेप्शंस जैसे काम करता है, लेकिन ये एक रूल है। अब बाउ ने ऐसा ही कहा था कि हमको पैटर्न यही फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के, इसका एनर्जी का क्या है, ये सब कम लेवल का है, यानी 3d का पार्ट है और ये 4s पार्ट है, तो ये 4 नंबर तो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। सो जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, अगर थोड़ा सा याद है तो, नहीं याद है तो मैं थोड़ा कर के दिखाता हूँ कैसे होता है। तो 1s को अगर हम फीड करते थे तो ऐसे करते थे, 2s को फीड करते थे तो ऐसे होता था, सबके सामने मैं लिख रहा हूँ। ps में 3 पार्ट होता था, px py pz, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फीड करते थे। 3s को अगर फीड करते तो फिर से s है, फिर वही 3 है तो 3 को फीड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हैं ही, दिख रही है। 4s को करेंगे तो 2, और यहाँ 3d में कितना करेंगे, 5 या 4, सॉरी, ये 3d कितना होगा, 4 होना चाहिए, 5 नहीं ना, 5 नहीं, 4 तो 4 करेंगे। तो अब सोच के देखो, अगर इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इलेक्ट्रॉन फीड करेंगे पहले कोई भी तरह का अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउन, तो ये 4 हुआ, और इसमें कितना है, 5 है, और ये ऑलरेडी क्या है, बिगर एनर्जी वाला, यानी कि 4s है और ये 3d है, तो ऑब्वियसली ये पहले जाएगा। यानी रूल के अकॉर्डिंग एक रूल तो ये कहता है कि सबसे पहले इसको फीड हो जाना चाहिए था पूरा, देन इसमें आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पता चलता है नहीं, इसमें पहले ये होगा फिर बाद में ये होगा। तो इसने क्या किया, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के ऑलरेडी क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन, ये एक तरह से फुल फिल्ड है, ये वाला S4s जो है, मेरे 4s मेरे लिए फुल फिल्ड है, लेकिन ये क्या है, अभी हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड में भी एक क्या है, बिल्कुल वैकेंट सेल है, एक उसका जो ऑर्बिटल है। तो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, पास ऑन हो जाएगा इसके अंदर, और पास ऑन होके क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला गया तो कैसे होगा फिर, अब इसको मैं अगले पेज पे बता कर दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस समझ के जाना है। तो 4s को मैं फिर से बना रहा हूँ ये, और 3d को कैसे बना रहा हूँ, तो
3 1 2 3 4 1 5, क्योंकि ये याद है होगा अगर किसी को तो डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स वाई वाई जेड डी एक्स जेड, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर, ये डी जनरेसी कहते थे। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सेम से एनर्जी है, लेकिन इसके ऐसे नाम होते थे ना एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई जेड पे। तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पास ऑन हो गया। तो एक्चुअली फाइनल कैसा दिखा, ये फाइनली कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। सो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अंतर क्या है, ये क्या है, अगर इस मान लेते हैं कि इसने आधी पेट खाना खाया है, ये भी आधे पेट खाया है, ये भी आधे पेट, ये भी आधे पेट, तो ये सब लोग आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या, सभी मतलब 2 2 4 2 6 पर्सनस हैं, सब ने आधे आधे पेट खाना खाया, तो सब आपस में कॉन्फ्लिक्ट का भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो मान लो कि ये एज ए एग्जाम्पल, एज ए समझने के पर्पज़ से कि ये पूरी खाना खाया, वही आधा आधा क्या खाया, लेकिन ये लास्ट वाला जो शेल था उस समय तक उसने खाना ही नहीं खाया था कुछ भी, तो हो सकता है मे भी कॉन्फ्लिक्ट करे। तो मैं एक ऐसा समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा इसमें जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हैं। ये इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, बशर्ते ये क्या होंगे, हाफ फिल्ड है। तो कहा यह जाता है, सेकंड चैप्टर में हम लोग जानते थे कि कंप्लीटली जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किन से, जनरल जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी क्लमसी है, लेकिन डोंट वरी, आप स्पेलिंग्स को थोड़ा सा छोड़ करके चले, लेकिन समझने पे ज़्यादा फोकस करें, आप समझ सकते हो। तो एक लाइन ऐसे करके आप लोग नोट्स टाइप का बना सकते हो, अगर स्लोली आप करोगे तो थोड़ा 2-3 बार 1-2 बार वीडियो देखोगे, धीरे धीरे ऐसे अज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो इसको अच्छे से। सो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं क्या, कि ये काम इस तरह से करता है। तो ये मेरा एक बेसिक सा थॉट था, जो प्रोसेस था, जो इस तरह से मैंने समझाया था। अब 1-2 लाइन्स और समझते हैं जिसको हम समझ सकें, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहले तो ये मेरे बेसिक से पॉइंट थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब समझते हैं एक्चुअली में व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले सिंपल एंड बिल्कुल सटीक बोलूँ, बिल्कुल बिना नपा तोला बोलकर, या बिल्कुल टू द फैक्ट, FOA यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं होता, बस वो क्या होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगेगा, तो हम इसको अच्छा से समझ सकते हैं कि एक लाइन में पहले लिख दूँ। FOA का मतलब आप लोग समझ लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स together is called as chemical bond। हमने क्या लिखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, उन्होंने क्या किया, 2 एटम को या मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कहता है, होल्ड किया होता है। यानी हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक A नाम का एटम है और ये B नाम का एटम, ये दोनों का दोनों क्या करेगा, दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो जो अट्रैक्ट करने की जो फोर्स लगी हुई है, जिनको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह लिखा जाता है, ऐसे लिखते नहीं है, बस मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि FOA का मतलब ये आपके लिए बस समझने के लिए पर्पज से। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअली होता क्या है कि एक हम समझते हैं कि A नाम का एक A है, तो A एक एटम है, तो एटम के अंदर तो न्यूक्लियस होंगे ही। तो A का जो न्यूक्लियस है या B का जो न्यूक्लियस है, दोनों तो A और B तो है ही। तो ऐसे समझो, A का जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, वो B के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सेम वे B का जो न्यूक्लियस है, वो सेम वे A के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो होल फिनोमेना है,
यही क्या कर रहा है, एक तरह का केमिकल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम सिंपल भाषा में क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड के बनना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम and electrons of other atom। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, तो न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, मतलब मान लिया ए और बी हमने एग्जांपल ऐसे लिया था, तो ए दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही हमारे लिए क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्ड्स का यानी बॉन्ड बनना है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो इसमें हम समझ सकते हैं आगे थोड़ा सा। अब सोचते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ये बेसिकली ऐसे, हमें तो यहाँ पे 2 तरह के पढ़ने हैं, लेकिन हम 3 की बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले समझते हैं। फर्स्ट, इसमें ए जो है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इसके ये कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ये ऐसे समझ सकते हैं, बॉन्ड्स दैट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ये मेरा बिटवीन है, बिटवीन एटम्स। लाइक कैसे हम कहेंगे, लाइक जैसे ए नाम का कोई एटम है, उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लीव किया, दे दिया, क्या कर दिया, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो क्या किस में चला जाएगा, प्लस चार्ज चलेगा, ये तो हमें पता है कि, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। फिर वही बी नाम का कोई एटम है, उसने इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर लिया। मान लेते हैं ऐसे कि गेन कर लिया। ये इसी तरह के कोई भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ्लो कर रहे थे, मतलब लॉस हो रहे थे, तो उसने उसी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर लिया, यानी ले लिया। उनके पास कमी थी तो गेन कर लिया, तो उन्हें क्या हो गया, बी। इसके ऊपर चार्ज कैसा चला, नेगेटिव चार्ज चला। तो ये नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला जब कभी भी आस पास आएगा, पास आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके कारण लगा, चार्जेस के कारण। तो चार्ज के कारण ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या लगा, एक बॉन्ड बना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। और कैसे केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इसमें आगे जाकर हम थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ेंगे, फजान्स फजान्स रूल को भी पढ़ेंगे इसके अंदर। ये एक पार्ट है, सो इसको बाद में देखेंगे। लेकिन हम एक, मुझे ध्यान में आया तो मैं थोड़ा सा सोचा कि इसको लिख दूँ, अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम फजान्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आयनिक बॉन्ड को समझने का तरीका वही है कि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, किसके, एटम, बिटवीन एटम के बीच में पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। एक ने पूरी तरह से दिया और दूसरे ने एक को गेन कर लिया। उसी गेन और लॉस को हमने एक आपस में पास लाया। यही जो अट्रैक्शन फोर्स है, किसके बीच में, दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड क्या बना रहा है, आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है। चलो आगे फिर सेकंड वाला, कोवैलेंट बॉन्ड। इनसे थोड़ा बहुत तो जान पहचान होगा ही, 10th क्लास जिन्होंने अच्छे से किया है ध्यान रखिएगा, और फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ के आए होंगे। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो सेम एज इट इज़ बॉन्ड्स। पहले इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा अच्छे से लिखो कि थोड़े नोट्स भी आप बना सकते हो। बॉन्ड्स दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग, क्या, bonds that involve the sharing of electrons पेयर। क्या ढूंढ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के पेयर को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, किसमें, बिटवीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी पेयर के तरह, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के कारण। अब कैसे बनेंगे ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, ये कार्बन ट्रिपल बनता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, ये दूसरा अपने आता है, ये दूसरे को कैसे बनता है, हम अभी ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम समझने के पर्पज जानते हैं, 3 तरह के बॉन्डिंग, 2 तरह के जनरली बॉन्ड्स बनते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक को अभी हमने समझा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है।
एक ए नाम का है, बी नाम का है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको, या एक से ज़्यादा मैक्सिमम 3 तक जाते हैं जनरली, है ना, ये अपना देगा, दोनों एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे एंड देन बनाएंगे। तो इनको जो बताने वाले साइंटिस्ट है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल के तहत। ऑक्टेट रूल में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो ऑक्टेट रूल के तहत पढ़ेंगे, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, पूरा नाम कॉसेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। एक थोड़ा एडिशनल हम थोड़ा समझ लेते हैं, आगे जाके हम एडिशनली पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स होते हैं। तो इनको हम 12th में पढ़ना है एक्चुअली, बेसिकली वहाँ पे एक चैप्टर का नाम ही होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहाँ कैसे करते हैं, लेकिन जनरली हमको पता होता है आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट, जिनको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। एडिशनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं, यानी बेसिकली टोटल 3 होते हैं। तो इनको हम एक के 1 बाई 1 करके आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह सो डोंट वरी, आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में अगले लेक्चर्स में मिलेगा आपको। यहाँ तब तक के लिए आप क्या करो, इसको अच्छे से बेसिकली क्या करो, रिवाइज़ करो, एक से ज़्यादा बार वीडियो को देखो। मे भी हो सकता है अगर स्लो वीडियो है तो थोड़ा 1.2x पर देखो, अच्छे से समझो, जो बेसिक्स पॉइंट्स है उसको समझो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको समय के साथ मैं जब भी देखूँगा, टाइम लगेगा, मैं उसको क्लियर जरूर करूँगा, एक क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो डालूंगा, अच्छे से उसको डिटेल में फिर से करूँगा। कुछ क्वेश्चंस है मैं यहाँ लिख दिए देता हूँ, मे बी मेरा मानना है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करना और थोड़ा बताना मुझे कि प्रैक्टिस करो और देखो, बताओ मुझे कि इसके आंसर्स किन किन लोगों ने, क्या एक ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। सो मुझे बताना अगर आप लोग को पता हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ, पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O में यानी वाटर में पता करने की कितने टोटल होते हैं क्या। इसके आंसर सोच के बताओ मुझे कितने होंगे। बी, द bonds that involves sharing of electrons, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ट्रॉन्स इज। अब इनको क्या कहते हैं, इसमें फीड कर लो, फीड करके बताओ मुझे क्या होगा। द बॉन्ड्स दैट involves complete transfer of valence electrons। फिर इनको क्या कहते हैं, इसके आंसर्स करो, मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फिर ये व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी वाई, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। वैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो या मैं भी छोड़ सकता था, लेकिन चलो ठीक है, इसको सोच के बताओ। 3D4S1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, बताना है किसका होता है ये। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखो और मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या होंगे। तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो थैंक्स अ लॉट, सो कीप लर्निंग, बाय।